प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चल रहे हैं कि वाई पैरामीटर्स के लिए हम तुल्य पाई जाल का निर्माण कैसे करेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि हम वाई पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं और उनके लिए धाराओं के समीकरण कैसे निकालते हैं कि ये धारा किस प्रकार से इनपुट वोल्टा और आउटपुट वोल्टा पर निर्भर करती है। चूँकि ये y11, y12, y21, y22 पैरामीटर्स धारा और वोल्टा का अनुपात मिलता है, इसलिए हम इसे एडमिटेंस पैरामीटर कहते हैं। और अगर प्रथम समीकरण से मैं देखूं तो अगर मुझे y1 का मान चाहिए y11 का, तो मुझे v2 शून्य रखना पड़ेगा। और v2 शून्य रखने का मतलब है कि आपके पास ये पैरामीटर शॉर्ट सर्किटेड पैरामीटर है। इसी तरह जो भी मान हम इसमें निकालेंगे, कोई भी एक मान निकालने के लिए मुझे जैसे y11 निकालूं, y12 निकालूं तो मुझे v2 शून्य रखना पड़ेगा। और अगर मैं y12 और y22 निकालूं तो v1 का मान शून्य मुझे रखना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ये वोल्टा शून्य है, और वोल्टा शून्य होने का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किटेड एडमिटेंस पैरामीटर हैं। आज मैं देखना चाहती हूँ कि ये तुल्य पाई जाल मैं इसका कैसे बनाऊँ। तो हमने वही काम यहाँ हम करेंगे जैसे कि लिए हमने जेड पैरामीटर्स के लिए तुल्य टी जाल बनाते समय किया था। तो यहाँ पर मेरे पास एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है जो कि पाई के रूप में है। तो इसमें मैंने मान लिया है कि इनपुट पर धारा I1, आउटपुट पर धारा I2, इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज V1, आउटपुट टर्मिनल्स पर वोल्टेज V2, और इनपुट में एडमिटेंस लगा हुआ है आपके पास y11, आउटपुट पे लगा हुआ है y22, और इन दोनों के मध्य मान लिया मैंने एक ट्रांसफ़र एडमिटेंस लगा हुआ है, वो है y12। तो y12 में बहने वाली धारा मैंने मान ली I1 डैश, y11 में बहने वाली धारा I1 डबल डैश, और y22 में बहने वाली धारा I1 ट्रिपल डैश है। तो यहाँ I1 डैश, यहाँ I1 डबल डैश, यहाँ I1 ट्रिपल डैश धारा बह रही है। तो मेरे पास दो नोड मिले मुझे, A और B। नोड A पर मैं धाराओं का समन्वय करती हूँ तो I1 धारा प्रवेशी है, I1 डैश धारा निर्गत हो रही है, I1 डबल डैश धारा भी इससे निर्गत है। इसलिए मुझे किरचॉफ का धारा का नियम लगाने पर मुझे मिलेगा I1 = I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। अब नोड B पर मैं किरचॉफ का और धारा का नियम लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि I2 धारा प्रवेशी है, I1 डैश धारा प्रवेशी है, और I1 ट्रिपल डैश धारा जो है वो भी क्या है, निर्गत हो रही है यहाँ से। तो मुझे जो मान मिलेगा वो मान मिलेगा यहाँ पे कि ये मान हो जाएगा आपके पास I2 का मान जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि ये धारा भी प्रवेश कर रही है तो माइनस का I1 डैश प्लस I1 ट्रिपल डैश, क्योंकि ये तो बाहर जा रही है, ये प्रवेश कर रही है, इसलिए ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। अब मुझे मान निकालने, इन धाराओं के मान एक्चुअली क्या होंगे, और इन धाराओं के मान निकालने के लिए मैं ओम के नियम से जानती हूँ कि ये मान होना चाहिए I = VY। तो पहले I1 डैश जो y12 में बह रही है उसका मान अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर वोल्टा V1 है, यहाँ पर वोल्टा V2 है। तो इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस एडमिटेंस पर अपीयर होगा, इसलिए I1 डैश का मान हो जाएगा V1 - V2 y12। और I1 डबल डैश धारा बह रही है मेरी y11 में, इसलिए यहाँ पर वोल्टा V1, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इसलिए ये मान आ जाएगा V1 y11। और यहाँ I1 ट्रिपल डैश जो धारा बह रही है वो y22 में बह रही है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, यहाँ पे 0, तो डिफरेंस हो गया V2। तो मेरे पास I1 ट्रिपल डैश का मान आ जाएगा V2/22। अब ये सारे मान हम जो हमने किरचॉफ के नियमों से इक्वेशन निकाली है नोड A और नोड B के लिए धाराओं के लिए, वो उसमें हम रख देते हैं। तो मुझे समीकरण मिल जाता है I1 के लिए कि V1 y12 माइनस V2 y12 प्लस V1 y11। अब मैं इस समीकरण को, मेरा जो स्टैंडर्ड समीकरण है I1 का, मुझे ये मिलना चाहिए, इससे कंपेयर करती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि y1 V1 मेरे पास है, ये वाली टर्म मेरे पास है, लेकिन y1 ये है V1 y12 जो समीकरण है ये मेरे पास नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से हटाना चाहूँगी, और हटाना चाहूँगी तो इसको मैं यहाँ से घटा देती हूँ। और माइनस V2 y12, ये माइनस की टर्म मेरे पास नहीं है, यहाँ पर ये प्लस की है, तो इसलिए मैं इस टर्म को भी घटा देती हूँ और प्लस वाली टर्म को मैं जोड़ देती हूँ। तो ये वाली एक टर्म मैंने घटाई, ये जोड़ दी और ये घटा दी। तो यहाँ पर आपके पास मेरे पास जो मान मिलेगा और उसके आधार पर मैं चलती हूँ। और यहाँ पर एक टर्म मेरे पास नहीं है, और वो है आपके पास इस समीकरण से जब मैंने निकाला तो y11 V1 समीकरण मेरे पास है, y12 V1 मेरे पास नहीं है, इसलिए इसको मैंने हटाया है। और माइनस V2 y12 ये भी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया है। और जो टर्म मेरे को जोड़नी है वो मैंने जोड़ दी कि y12 V2 इसमें होना चाहिए, तो इसको मैंने इसमें जोड़ दिया। अब मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ तो दो धाराएँ बहेंगी ही बहेंगी, और यहाँ पर इसके आधार पर अगर मैं बनाती हूँ समीकरण तो कंबाइन में करती हूँ तो एक टर्म मेरी कट जाती है, और बाकी चार का टर्म्स का ये एक टर्म्स मैंने आपस में काट दी हैं, क्योंकि ये एक डबल टर्म हो रही है तो इसको ये मैंने काट दिया।
और बाकी दो में से V1 वाले टर्म को एक साथ ले लिया और V2 वाली टर्म्स को, Y12 वाली टर्म को, जो कि इन दोनों में वोल्टेज कॉमन आएगी, ये इनपुट और आउटपुट में समान रहेगा, तो Y12 V1 माइनस V2 टर्म आनी चाहिए, इसलिए इसको मैंने अलग कर लिया और उसके बाद V1 वाली टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया। और जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे इक्वेशन मिलती है V1 Y11 प्लस Y12 माइनस Y12 V1 माइनस V2। तो ये बनाते समय मैंने ये ध्यान रखा है कि ये जो कॉमन टर्म है, जो नोड ए पे भी आएगी, नोड बी पे भी आएगी, उसका मान होना चाहिए V12 V1 माइनस V2 होना चाहिए। तो ये टर्म मेरे पास यहाँ इस रूप में आ रही है। तो यहाँ से अब मैं देखती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो मान मुझे मिलता है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब Y12 को इस समीकरण के आधार पर मैं चलूँ तो Y12 को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। इस Y12 का मान हो जाएगा माइनस का Y12, और Z11 की जगह Y11 की जगह मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा और वो मान हो जाएगा Y11 प्लस Y12। अब ये तो हुआ मेरा पहले समीकरण का मान। अब मैं निकालना चाहती हूँ कि दूसरा समीकरण मैं कैसे निकालूं। तो दूसरे समीकरण के लिए मैं नोड बी पे काम करती हूँ और नोड बी में जो मेरे पास धारा का समीकरण है, उस धाराओं के मान मैं इसमें रख देती हूँ। और जब मैं धाराओं के मान में इसमें रखती हूँ तो मुझे मिलता है कि माइनस Y12 V1 माइनस V2 प्लस Y22 V2। और इसको जब हम खोल देते हैं और इक्वेशन 2 से कंपेयर करते हैं तो जो टर्म्स इसमें हैं मुझे चाहिए वो मैं देख लेती हूँ। इसमें अगर हैं तो मैं उसको एज इट इज़ रहने देती हूँ, जो टर्म्स इसमें नहीं हैं वो इसमें ऐड करती हूँ और जो एक्स्ट्रा टर्म है वो इसमें से मैं हटा देती हूँ। तो ये सब जब काम हम करते हैं, और उसमें ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि जब मैं नोड बी पे काम कर रही हूँ तो ये मान जो है मेरे पास, जो यहाँ पर मेरे पास Y12 V1 माइनस V2 के रूप में आ रहा था, वो मान मेरे पास यहाँ पर माइनस Y12 V2 माइनस V1 के रूप में आएगा। तो इस टर्म को मैं यहाँ रख देती हूँ कि यहाँ पर ये मेरे पास माइनस की टर्म थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो ये टर्म आएगी वो प्लस की आएगी, क्योंकि मैं नोड विपरीत दिशा से काम कर रही हूँ। तो यहाँ से ये धारा प्रवेशी थी, लेकिन यहाँ पर ये निर्गत हो रही थी यहाँ से पॉइंट नोड ए से, लेकिन नोड बी पे ये प्रवेश कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये वाली टर्म फर्स्ट इक्वेशन में ये माइनस की थी, तो यहाँ पर ये विपरीत हो जाएगी, यानी प्लस की हो जाएगी। तो ये प्लस की टर्म्स को रखते हुए बाकी टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करने पर मुझे मिलता है कि Y21 माइनस Y12 V1, ये टर्म कॉमन टर्म है जो कि रहनी ही चाहिए थी, जो पहले भी मेरे पास आई है। और लेकिन अब मैं जो देख रही हूँ वो बी टर्मिनल से इस टर्म को देख रही हूँ, पहले मैं इसको ए टर्मिनल से देख रही थी, ए नोड से देख रही थी। और यहाँ पर मेरे को मिलता है कि मैं Y22 को रिप्लेस करूँगी और मुझे मिल जाएगा Y22 प्लस Y12। तो यहाँ पर मेरे पास ये कॉमन टर्म आ गई है, ये एडमिटेंस के रूप में ही दिखाई जाएगी। ये V2 है, ये यहाँ पर Y12 Y22 में धारा के साथ गुणनफल पे हमें वोल्टा के साथ गुणनफल पे ये धारा देगा। लेकिन अब ये वाली जो टर्म है ये टर्मिनल 2 पर मेरे पास पहले टर्मिनल की समीकरण आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पर एज अ एडमिटेंस ना दिखाकर यहाँ इसको एक धारा स्रोत के रूप में दिखाती हूँ, क्योंकि वोल्टा और एडमिटेंस का जो गुणनफल है वो धारा देता है मुझे। तो यहाँ पर आउटपुट पे मैंने रिप्लेस किया, Y12 मेरा कॉमन टर्म थी, उसको मैंने नहीं चेंज किया है, तो Y12 मैंने चेंज कर दी है और Y22 मैंने चेंज किया है। Y22 की बजाय मुझे क्या मिला है समीकरण से, Y22 प्लस Y12, और ये एक धारा स्रोत यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। और धारा स्रोत की जो मान है वो धारा स्रोत का मान क्या है, V1 Y21 माइनस Y12, और ये रिप्लेस करके Y12 Y22 हो गया प्लस का। तो इस तरह से मेरे पास ये हो गया तुल्य पाई जाल किसके लिए, Y पैरामीटर्स के लिए। तो जहाँ पर इनपुट पर जो मैंने एडमिटेंस लगाया है वो Y11 की बजाय हो गया Y11 प्लस Y12, जो कॉमन ट्रांसफ़र एडमिटेंस है वो माइनस Y12 हो गया है, और आउटपुट जो एडमिटेंस Y22 था उस Y22 की बजाय Y12 प्लस Y22 हो गया। और यहाँ पर एक धारा स्रोत और जुड़ गया जिसका मान है मेरे पास Y21 माइनस Y12 V1। तो इस प्रकार से हम तुल्य पाई जाल बनाते हैं Y पैरामीटर्स के लिए। अब हम देखते हैं तीसरे पैरामीटर्स हैं मेरे हाइब्रिड पैरामीटर्स या H पैरामीटर्स। अब यहाँ पर अभी तक तो हमने या तो धाराओं को स्वतंत्र चर माना था या वोल्टाओं को स्वतंत्र चर माना, और अगर धारा को स्वतंत्र चर माना था तो वोल्टा को परतंत्र चर माना था, और अगर वोल्टा को स्वतंत्र चर माना था तो धारा को परतंत्र चर माना था। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिड पैरामीटर्स में एक धारा और एक वोल्टा को मैं स्वतंत्र चर मानती हूँ, यानी I1 और V2 को स्वतंत्र चर मानती हूँ और V1 I2 को परतंत्र चर मानती हूँ। तो सिमिलर जैसे हमने Z और Y प्राचल के लिए काम किया है, यहाँ पर V1 चूँकि परतंत्र चर है इसलिए वो फलन होगा किसका, I1 और I2 यानी स्वतंत्र चरों का फलन होगा। इसी तरह I2 चूँकि परतंत्र चर है इसलिए वो स्वतंत्र चरों का फलन होगा, I1 और V2 का फलन होगा। अब चूँकि I1 और V2 में जब परिवर्तन होंगे तो V1 भी परिवर्तित होगा, और इसी तरह I1 और V2 में परिवर्तन होंगे तो I2 में भी परिवर्तन होगा। और इन परिवर्तनों को हम
आंशिक अवकलन से दर्शा सकते हैं तो मुझे मिलता है dv1 इज इक्वल टू I1 के साथ V1 में कितना परिवर्तन हुआ, V2 के साथ V1 में कितना परिवर्तन हुआ। तो V1 में परिवर्तन I1 V2 के कारण, यहाँ पर I2 में परिवर्तन I1 और V2 के कारण। अब यहाँ पर ये जो परिवर्तन है V1 अपॉन I1 को मैंने लिख दिया है H11 के टर्म्स में, V1 अपॉन V2 को मैंने लिख दिया H12 के टर्म्स में, डेल I2 अपॉन डेल I1 को मैंने लिख दिया H21 के टर्म्स में, डेल I2 डेल V2 को मैंने लिख दिया H22 के टर्म्स में। तो ये दो समीकरण मुझे मिल जाते हैं V1 और I2 के लिए, यानी V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 का मान मुझे मिलता है H21 I1 प्लस H22 V2। तो V1 का मान मुझे मिल गया। यहाँ पर मैं H11 को रिप्लेस कर सकती हूँ HI से, H12 को रिप्लेस कर सकती हूँ HR से, H21 को रिप्लेस कर सकती हूँ HF से, H22 को रिप्लेस कर सकती हूँ HO से। ये दोनों ही अगर मैं देखूँ तो ये तो वोल्टा का नियम लग रहा है यहाँ पे किरचॉफ का, और यहाँ पे किरचॉफ का धारा का नियम लग रहा है। अब ये H11 H12 ये सब क्या है, हम इनको डिफाइन करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहें तो इस समीकरण में अगर मैं V2 0 रखती हूँ तब मुझे HI का मान मिलता है या H11 का मान मिलता है V1 अपॉन I1, जब V2 का मान 0 है। और V2 0 होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, और इनपुट पर वोल्टा और धारा का मान इम्पीडेंस देता है, इसलिए ये कहलाएगा शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। अब दूसरी टर्म मेरे पास है H12, तो H12 को मैं HR से भी लिखती हूँ। तो अगर ये मान मैं निकालना चाहती हूँ तो मुझे इस इक्वेशन में I1 0 रखना पड़ेगा, और I1 0 का अर्थात मतलब है ओपन सर्किट, खुला परिपथ। लेकिन ये अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये रेशो मुझे मिलेगा V1 अपॉन V2। तो ये जबकि हम जब लाभ की बात करते हैं तो कितना मुझे मिला, कितना मैंने खर्च किया, उसके आधार पर होता है। तो ये रिवर्स है, इसलिए ये कहलाता है, चूँकि धारा 0 है इसलिए ओपन सर्किट हो गया। ये V1 अपॉन V2 रेशो है, इसलिए ये हो गया रिवर्स वोल्टेज रेशो। तो ओपन सर्किटेड रिवर्स वोल्टेज रेशो, इसलिए यहाँ पे HR रखा जाता है। अब H21 अगर मैं देखूँ तो इसको मैं HF से लिख रही हूँ, और ये मान मुझे तब मिलता है जब मैं V2 0 रखूँ। V2 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट है, और ये मान मुझे मिलता है I2 अपॉन I1, यानी ये है ओपन सर्किटेड करंट रेशो, या करंट गेन भी मैं इसको कह सकती हूँ। इसको रिवर्स वोल्टेज रेशो भी मैं कह सकती हूँ, रिवर्स वोल्टेज गेन भी मैं कह सकती हूँ। और H21 को मैं रिवर्स करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये I2 के सापेक्ष I1 है या V1 के सापेक्ष V2 है, तो रिवर्स है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड है। तो ये कहलाता है शॉर्ट सर्किटेड फॉरवर्ड करंट रेशो या करंट गेन। अब H22 की मैं करूँ तो H22 को मैं HO से लिखती हूँ। HO का मान मुझे तब मिलेगा जब मैं I1 0 रखूँ। I1 0 होने का मतलब है कि ये ओपन सर्किट है, और ये मान मुझे मिलता है I2 अपॉन V2, यानी धारा और वोल्टा का रेशो मुझे मिलता है, और धारा और वोल्टा का रेशो कहलाता है एडमिटेंस। इसलिए ये जो HO या H22 टर्म है, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किटेड आउटपुट एडमिटेंस। तो इस तरह से मुझे HI मिला शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, HR मुझे मिला ओपन सर्किटेड रिवर्स वोल्टेज रेशो या रिवर्स वोल्टेज गेन, HF मुझे मिला शॉर्ट सर्किटेड फॉरवर्ड करंट रेशो, HO मुझे मिला ओपन सर्किटेड ओपन आउटपुट एडमिटेंस। तो यहाँ चारों ही अलग अलग हैं, चारों मान, ना तो चारों ही एम्पीडेंस है, ना चारों ही एडमिटेंस हैं। एक इम्पीडेंस है तो एक वोल्टेज रेशो है, एक करंट रेशो है, एक एडमिटेंस है। तो इसलिए ये पैरामीटर्स कहलाते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। अब इनका हम देखें कि इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे बनाऊंगी। तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर मैं देखूं तो पहले समीकरण को बनाने के लिए इनपुट सर्किट बनेगा, दूसरे को बनाने के लिए आउटपुट सर्किट बनेगा। तो पहले सर्किट में देखूं तो किरचॉफ का वोल्टा नियम लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक लूप का निर्माण किया, इस लूप में वोल्टा और धारा का रेशो इम्पीडेंस है, तो यहाँ HI को मैंने इम्पीडेंस के रूप में दिखाया। चूँकि ये V2 वाली टर्म्स में इनपुट वाले में यहाँ पर दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इसको दोनों का गुणनफल ये रेशो के रूप में है, तो इसलिए मैं इसको दिखाती हूँ कि ये एक वोल्टेज सोर्स के रूप में मेरे पास यहाँ आ रहा है। तो ये वोल्टेज सोर्स HO और V2 हमने दिखा दिया। अब यहाँ दूसरे का लूप बनाने के लिए मुझे करंट का नियम लगाना है, तो उसके लिए नोड B पर मैं देखती हूँ तो दो धाराएं इसमें से होके बहेंगी। एक तो बहेगी HO में धारा बहेगी I2 धारा, और दूसरी धारा उसमें इस करंट सोर्स से आएगी। क्योंकि ये I1 की टर्म है तो इसे मैं यहाँ पर एक करंट सोर्स के रूप में दिखा रही हूँ। तो एक तरह से HF I1 करंट सोर्स हो गया, और इसके पैरेलल में के एडमिटेंस हमने लगा दिया है। तो ये इसका H पैरामीटर का तुल्य परिपथ बन गया। तो एक अगर मैं देखूँ तो ये है KVL लगाने पर Z प्राचल के अनुरूप, और दूसरा मेरा बनता है Y प्राचल के अनुरूप, जो कि हमने इसमें किरचॉफ का धारा का नियम लगाया है। तो इस प्रकार से हम हाइब्रिड पैरामीटर्स का इक्विवेलेंट H सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पर हम ये ध्यान दें कि सिमेट्री देने के लिए हमने जब पैरामीटर्स लिखे थे तो उसमें भी मैंने ZI, ZR, ZF, ZO ही लिखा था,
इसी तरह वाई में भी वाई आई, वाई आर, वाई एफ, वाई ओ लिखा था। तो आर और एफ लिखने का सब जगह सेम ही तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिवर्स वोल्टेज रेशियो आता है, इसलिए सभी जगह हमने सिमेट्रिकल मानते हुए सब जगह इसको पहली टर्म को आई से, दूसरी टर्म को आर सबस्क्रिप्ट के, तीसरी को एफ से और चौथी को ओ सबस्क्रिप्ट से रिप्लेस किया है। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म हमें यहाँ दिखती है तीनों प्राचलों के बीच। अब इस जेड पैरामीटर्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हम करते हैं ट्रांजिस्टर्स के एनालिसिस में, और ये कैसे किया जाएगा जब हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तब हम उसमें देखेंगे। और कल हम देखेंगे कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इन प्राचलों में पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। धन्यवाद।